हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर सोशल मूवमेंट्स का 5th पार्ट। अब हम लोग आते हैं वर्कर्स मूवमेंट में। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल में थे तो यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और वहाँ से आके यहीं पे ही महंगे दाम में उसको मार्केट कर दिया जाता था। और जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो ज्यादातर जो सी शोर वाली एरिया थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वहीं पे ही लोकेटेड थी। और जो इंडिया में जो था चीप, तो जो लेबर था वो बहुत चीप था। और क्योंकि जैसे कि तरीका रहा है, आपने टी प्लांटेशन में भी देखा था, गवर्नमेंट कुछ भी वेजेस कंट्रोल करने के लिए या फिर वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए कहीं पे भी लेबर का साथ नहीं देती थी। और लेकिन धीरे धीरे करके ट्रेड यूनियन सब आई, तब वहां पे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पहले तो जो प्रोटेस्ट था वो लोकल लेवल पे होता था, जो जहाँ पे जो फैक्ट्री है वहीं के लोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें इसमें जो एक नेशनल मूवमेंट बनता गया और ये इसमें बहुत तेज जोर पकड़ता गया ये मूवमेंट्स। और फिर जो अर्ली 20th सेंचुरी में देखे कि वहां पे बहुत सारे काफी सारे स्ट्राइक्स हुए, क्योंकि उसमें मेनली जो इंडस्ट्रीज थी वो टेक्सटाइल से रिलेटेड थी। तो जो बहुत सारे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हुई, वर्कर्स ने स्ट्राइक करा। जैसे कि कलकत्ता में जूट मिल स्ट्राइक थी और चेन्नई एंड बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक थी। और जो वर्कर्स ऑफ बुचिंगम एंड कर्नाटक मिल्स, जो कि बिन्नी बिन्नी के कपड़े बहुत अच्छे माने जाते थे, अब आजकल इतने सुनने में नहीं आते हैं, तो ये यहाँ पे बनते थे। तो वहां पे भी जो स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि वो वेजेस अपना तनख्वाह बढ़ाने की लिए हुई थी। और जो टेक्सटाइल वर्कर्स अहमदाबाद में थे, उन्होंने भी जो काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपना जो वेजेस हैं 50% बढ़ाना चाहते थे। और जब ट्रेड यूनियंस भी बहुत सारी बनने लग गई, तो जो गांधी जी थे उन्होंने बनाई थी टीएलए, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, उन्होंने बनाई थी। और फिर बना एआईटीयूसी, ये काफी इम्पोर्टेंट मतलब फेमस ट्रेड यूनियन बनी थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये किसने बनाई थी? बीपी वाडिया ने बनाई थी। वो कौन थे? सोशल वर्कर एंड मेंबर ऑफ थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी थे। तो ये पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म के रूप में भी आ सकता है, किसने बनाया, ऐसे भी आ सकता है। और जितने भी मूवमेंट्स थे, वो तो जो ओल्ड मूवमेंट्स थे वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्टेड थे, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ओल्ड मूवमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, लेकिन न्यू मूवमेंट को पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं रहता है। और जो मूवमेंट्स ओल्ड मूवमेंट्स थे उनमें कई कई रेडिकल्स भी सपोर्ट करते थे। और जब जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनी, क्योंकि वो कांग्रेस की थी, अपने कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, तो वो ये ब्रिटिशर्स थोड़ा सावधान हो गए। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, वो उसका दायरा बहुत बढ़ा हुआ था। उसमें काफी सारे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी थी, इसमें आइडियोलॉजी भी बहुत सारी थी। तो जो मेन आइडियोलॉजी थी बेसिकली वो थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो कि ऐसे डांगे की थी और एम एन रॉय थे। और इसमें मॉडरेट्स भी थे, एम जोशी एंड बीवी गिरी, एंड नेशनलिस्ट भी थे, जैसे लाला लाजपत राय एंड जवाहरलाल नेहरू। तो सबने मिलकर ये बनाई थी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने को नहीं है, मतलब ऐसे नहीं आएगा किस किसने बनाई इस तरह से। और बहुत सारे लॉज ब्रिटिशर्स ने फिर पास करे, जिनमें अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो, और जिसको कि ट्रेड यूनियन एक्ट भी बोला गया। और जब ब्रिटिशर्स जब जाने लग गए थे, तब तक जो मतलब ब्रिटिशर्स का रूल जब खत्म होने लगा था, तब तक जो कम्युनिस्ट थी उनकी पावर काफी बढ़ गई थी, और उनका एआईटीयूसी के ऊपर इनका जो जोर था वो भी ज्यादा बढ़ गया था। तब जितने भी कांग्रेस के लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, उन्होंने सोचा कि हम अपनी एक अलग यूनियन बनाएंगे, और उन्होंने फिर बनाई इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको बोले इंटक, जिसको बोलते हैं, 1947 में बनाई। और फिर जो जो ये स्प्लिट हुआ एआईटीयूसी और
INTUC में। तो उसके बाद और भी बहुत सारे स्प्लिट्स हुए अपने अपने धारणा और अपने अपने विचारधारा के हिसाब से। और जो रेडिकल्स थे वो एक अलग तरीके से चले गए, कांग्रेस अपना अलग रास्ते में चले गए। और AITUC था वो काफी पावरफुल हुआ, लोकल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। अब 1960s में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत रिसेशन आया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। 1970s में भी रेलवे स्ट्राइक्स हुए और इमरजेंसी में भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ट्रेड यूनियन की जितनी भी एक्टिविटीज थी सबको उन्होंने रोक डाला। अब हम लोग जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा जो ट्रेड यूनियन था एक तरीके से वो वर्कर्स मूवमेंट का हिस्सा था। अब हम लोग आते हैं जो जो है कास्ट बेस्ड मूवमेंट। तो जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट है उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है वो है दलित मूवमेंट। तो ऊपर वाला जो वो मूवमेंट था क्लास बेस्ड, मतलब वर्कर्स मूवमेंट था। फिर हम लोगों ने वो फार्मर्स मूवमेंट करा, तो वो भी जो इसके आगे, तो ये तो हम लोगों ने वर्कर्स मूवमेंट करा जो आपने अभी देख लिया। और उसके हम लोग अच्छा हम लोग पहले वाले स्लाइड पहले वाले जो प्रेजेंटेशन था उसमें हम लोगों ने उसमें भी क्लास बेस्ड मूवमेंट हम लोगों ने करा था जिसमें कि फार्मर्स मूवमेंट आया था। अब हम लोग आते हैं कास्ट बेस्ड मूवमेंट। जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट था ये कास्ट से रिलेटेड था। तो ये जो मूवमेंट था इसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात तो हुई थी, पॉलिटिकली जो दबाया जा रहा था उनको वो भी एक मुद्दा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उससे ज्यादा ये था कि मुद्दा इंसानियत का मुद्दा मुद्दा अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुद्दा, अपने आप को एक जो उनके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ था कि अछूत हैं वो मुद्दा था। और वो चाहते थे, वो अपनी एक पहचान चाहते थे और वो चाहते थे कि लोग उनको भी छुएं और उनको भी एक बराबरी का हक मिले। जो दलित शब्द है वो जनरली मराठी, हिंदी, गुजराती और बहुत सारे लैंग्वेजेस में इंडियन लैंग्वेजेस में इसका मतलब होता है जो गरीब हैं और जो दबाए गए हैं और उन लोगों से जो उनसे ऊपर थे। कुछ कुछ जो मूवमेंट जो दलित मूवमेंट थे उनमें से जो मूवमेंट फेमस हुए वो है सतनामी मूवमेंट ऑफ चमास इन छत्तीसगढ़ और एंड प्लेन्स इन ईस्टर्न MP, और माहर मूवमेंट इन महाराष्ट्र, आदि धर्मा मूवमेंट इन पंजाब। ये सब जो मूवमेंट थे बाकी सब मूवमेंट से अलग थे क्योंकि इसमें चाहे जैसे कि वर्कर्स मूवमेंट है तो इकोनॉमिक एंगल था, तो वो जो फार्मर्स मूवमेंट था उसमें भी इकोनॉमिक एंगल था, और जो इकोलॉजिकल मूवमेंट था उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मूवमेंट तो था ही। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये सबसे अलग इसलिए था कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, एक अपनी इज्जत का मूवमेंट था और अपने एक गर्व का मूवमेंट था, डिग्निटी का मूवमेंट था। वो चाहते थे कि लोग उनको भी छुएं, उनको ऐसे बहिष्कृत नहीं करें। और ये जो मूवमेंट था उसमें खूबी ये थी कि इसमें सिर्फ दलित लोग ही नहीं थे, इसमें ब्राह्मण लोग भी थे जो कि इनके लिए, इनके हक के लिए लड़ाई कर रहे थे और गांधी जी भी इनका साथ दे रहे थे। तो ये जो स्ट्रगल था ये डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए था, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए था। और जो अनटचेबिलिटी है ये हिंदू समाज में ये एक जो रीति थी कि जो इंसान जो अगर अनटचेबल समाज में पैदा हुआ है तो वो उसका भाग्य है। और ये जो हम लोगों ने पढ़ा था पोल्यूशन एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड था। तो ये दलित मूवमेंट है, ये सारी भारत में हर जगह पे हुआ और सब दलित मूवमेंट के मुद्दे अलग अलग थे लेकिन हर मुद्दे का एक मुद्दा तो जरूर था। वो सब में जो कि हर मूवमेंट में कॉमन था वो था अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत। ये वाला जो मुद्दा था वो सब जगह कॉमन था। और ये जो मुद्दा था उसमें दलित ही नहीं बाकी सब बाकी कास्ट के लोग भी ज्वाइन करे थे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था श्री नारायण गुरु जो केरला में उन्होंने जो मूवमेंट करा था कि वन कास्ट वन मतलब ऑल कास्ट एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, वो वाला जो उन्होंने करा था। तो वो जो श्री नारायण गुरु थे वो खुद ब्राह्मण थे, उन्होंने ये मूवमेंट करा था और भेदभाव के अगेंस्ट उन्होंने अपना ये मूवमेंट करा था।
तो इनका जो मूवमेंट था, जो श्री नारायण गुरु ने करा था, वो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के नाम से ये फेमस हुआ था। अब जो मेन जो मूवमेंट है वो है वो जो ज़्यादा अभी आजकल के समय पे जो हुआ, जो कि दलित पैंथर मूवमेंट हुआ था, जो कि जिसके बारे में आप डिटेल में पहले ही पढ़ चुके होंगे। और दलित जो मूवमेंट है, जो पहले तो चाहे लोग लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन लोग सुनते भी नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि मीडिया हो गई है, इनके बात को, जो इनके सोच विचार को लोगों तक पहुंचाती है, तो ऐसे में इसको इग्नोर नहीं किया गया। और जो इनका दलित का जो लिटरेचर है वो भी काफी डिटेल में हो गया। और उसमें उन्होंने जो चतुर्वर्ण है, मतलब 4 वर्ण हैं, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इनको इन्होंने अपोज किया। इन्होंने कास्ट हायरार्की को ये नहीं माना इन्होंने। और उन्होंने बोला ये सब जो चीजें हैं, ये सब एक तरीके से जो लोअर कास्ट के लोगों का जीने के लिए ही ये एक तरीके से मुश्किल प्रोवाइड होता है, मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो जो दलित लिटरेचर है, तो उन्होंने फिर ये सब देखते हुए इन्होंने आह्वान किया कि हम लोगों को सोशल एंड कल्चरल रिवोल्ट करना चाहिए। और जो कल्चरल जो स्ट्रगल था, मेन चीज थी अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी पहचान के लिए। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसको भी बदलना चाहिए। और उसमें जो इकोनॉमिक डायमेंशन है कि ये लोग हमेशा, इन लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है, ये भी बदलाव के लिए इन्होंने आवाज उठाई। और जब इनका मूवमेंट हुआ, तो काफी लोगों के जो सोच थी वो बदली। जब इन लोगों को पता चला इन लोगों के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में, और इन लोगों को ये बात सही लगी कि हाँ, सबको अपना बराबर का अधिकार मिलना चाहिए इज्जत के साथ जिंदगी बिताने के लिए। और इसके इसके बाद फिर जो दलित मूवमेंट के बाद ही रिजर्वेशंस दिए गए, जिससे कि जो लोग अभी तक जिनको मौका नहीं मिला था आगे उठने का, उनको रिजर्वेशन के थ्रू उनको अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का मौका मिले। अब हम लोग करते हैं बॉक्स 8.10। तो इसमें इस बॉक्स में बताया गया है दलित मूवमेंट के बारे में ही, कि दलित मूवमेंट अगर देखा जाए तो उसमें जितने हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स करे हैं, तो जो उसमें 3 तरीके के मूवमेंट्स हैं। तो इसमें ये रिफॉर्मेटिव मूवमेंट भी था, रिडेम्पटिव मूवमेंट भी था, और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी था। तो ये दलित मूवमेंट था, ये कह सकते हैं कि ये 19th सेंचुरी में ही ये एंटी कास्ट मूवमेंट नाम से शुरू हो गया था, जो कि ज्योतिबा फूले ने शुरू करा था। इसके बाद ये 1920s में ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट नाम से चला, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हुआ। और उसके बाद ये डॉक्टर अंबेडकर की लीडरशिप में इसने हर एक रूप जो मूवमेंट का हो सकता है, तीनों रूप इसने अपनाए। और बेसिकली ये रिवॉल्यूशनरी था सोसाइटी में, ये बदलाव लाने के लिए रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव था। और इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये रिवॉल्यूशनरी था। और लेकिन ये रिडेम्पटिव था। रिडेम्पटिव क्यों? क्योंकि ये जब कॉन्शियसनेस में चेंज आती है, लोगों के विचार में जब कोई मूवमेंट चेंज लाता है, तो उसको रिडेम्पटिव मूवमेंट बोलते हैं। तो ये रिडेम्पटिव था लोगों के हिसाब से। अब लेकिन अगर अंबेडकर जी के बाद के जितने भी मूवमेंट्स देखें, तो हम कह सकते हैं ज्यादातर मूवमेंट्स रिवॉल्यूशनरी ही थे। और वो जो मूवमेंट्स थे, उन्होंने जो दलित समुदाय है उन लोगों को एक जीविका चलाने का और एक और तरीका दिया, जो पहले तरीके से अलग तरीका था। और और इन्होंने जो लोगों के मन में जो बदलाव, जो बिहेवियर, जो सोच, वो तो लाई ही। और उसके अलावा जो काफी जो धर्म परिवर्तन भी हुए, और लोगों का जो बिलीफ था, लोगों ने मांस खाना भी कई लोगों ने छोड़ा उसके चलते, जो कि वो अपने जिंदगी में बदलाव जो भी उनका सोच था उस हिसाब से लाना चाहते थे। और ये जो चेंजेस लाए, कि चेंजेस पूरी सोसाइटी में, क्योंकि सिर्फ दलित समुदाय को चेंज होने से काम नहीं बनता, चेंज होना था पूरे समाज को। तो ये पूरा समाज को चेंज करने का ये मूवमेंट था। इसीलिए इसमें
मतलब क्योंकि इसमें जो कास्ट थे, कास्ट का जो तरीका दबा एक कास्ट को दबाने का जो एक वो मेथड था, उसको खत्म करना था, और साथ साथ में इन लोगों का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो भी इस मूवमेंट के थ्रू इन लोगों को उसको भी एड्रेस करना था। तो ये जो बेसिकली ये जो था मूवमेंट, ये मूवमेंट शेड्यूल कास्ट लोगों के ऊपर ही ये आधारित था, और ये बेसिकली उन लोगों को सोसाइटी में आगे बढ़ने के मौका देने के लिए ही ये मूवमेंट करा गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मूवमेंट अपने आप में रिफॉर्म भी लाया था, इसलिए इसको ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी था, क्योंकि एक जो प्रथा चल रही थी गलत गलत, उसको ये बदलाव लाने के लिए समाज में ये एक मूवमेंट सहायक था। और इसने, लेकिन अगर ये कहें तो इसने ये मूवमेंट ये मूवमेंट करा तो गया था कास्ट सिस्टम खत्म करने के लिए, लेकिन ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो कोशिश करी थी कि सोसाइटी में जो समाज में चेंजेस आए, तो वो समाज में चेंजेस आए तो, लेकिन इनके खुद ही के जो समुदाय में जो दलित समुदाय के जो, उसमें भी ये हो गया कि जो एक इंसान दूसरे इंसान को उठाना चाहिए, लेकिन इसमें जो एजुकेटेड दलित क्लास थे, वो ही जितने भी जो फैसिलिटी मिलती रही सरकार से, और वो उसको इस्तेमाल करते गए, और वो जो सरकार के द्वारा दी गई जो पॉलिसीज थी, वो नीचे दर्जे के लोगों को पहुंचने में मुश्किल होती रही, और वो उसका फायदा नहीं उठा पाए, और जो दलित में जो पढ़े लिखे जो समुदाय थे, वो ही इसका फायदा उठाते रहे, और इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अपने आप में ये पूरा मूवमेंट सही नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहा। अब हम लोग आते हैं कास्ट बेस्ड मूवमेंट। तो जो मूवमेंट है वो है बैकवर्ड क्लास एंड कास्ट मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है, ये अगर ये भी मूवमेंट हुए थे कास्ट बेस्ड मूवमेंट, तो ये इसके अंदर ओबीसी मूवमेंट भी आता है। तो जो बैकवर्ड क्लास का जो मूवमेंट था, वो ये जो शब्द है, ये कंट्री के अलग अलग हिस्से में पहले से ही 19th सेंचुरी से ही यूज होता आया है। ये पहले, सबसे पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी में यूज हुआ था 1872 में, प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर में भी 1918 में यूज हुआ, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसका इस्तेमाल हुआ, और 1920 से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइट हुए, और ये जो कास्ट के मुद्दे को लेते हुए कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, और इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो तो यूनाइटेड प्रोविंस हिंदू बैकग्राउंड क्लास लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास लीग, और इस तरीके से 1954 तक अगर देखा जाए तो करीबन 88 ऑर्गेनाइजेशंस आ गई थी जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए काम कर रही थी। तो जब इतना काम हो रहा था बैकवर्ड क्लास के लिए, तो उस समय पे जो अपर कास्ट थी उसका क्या रिस्पॉन्स था? तो जब देखा गया, जब अपर कास्ट थी उसने ये महसूस किया कि जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं दलित्स के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, तो उनके मन में ये भावना आने लग गई कि उन लोगों को जो सरकार है वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, क्योंकि वो उनका नंबर कम है। और ये सोशलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये जो उनकी जो फीलिंग है, वो हो सकती है कि किसी वो मतलब तथ्यों पे वो बेस्ड हो, लेकिन अगर यही जो चीज़ थी, जो अगर अर्लियर जनरेशन जो अपर कास्ट थे, उन्होंने इस तरीके से कास्ट के से होने वाले जो भेदभाव है उसके बारे में क्या सोचा था, ये उनका सोच है। और देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंस से पहले जो हालत थी जो बैकवर्ड क्लास की और लोअर कास्ट की, उससे आज तक जो अभी जो है उनमें काफ़ी बदलाव आ गया है, उनको काफ़ी बराबरी का उनको मौका मिल रहा है। लेकिन अगर तो भी देखा जाए तो अभी जितना सोसाइटी में चेंज आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि जितने भी हाई पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं वो अपर क्लास द्वारा ही वो ऑक्यूपाइड हैं, और जो ज़्यादातर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं, वो अभी भी ऐसी ऑक्यूपेशन करते हैं जिसमें फिजिकल लेबर बहुत करना पड़ता है।
अब जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हम 8.1 और 8.11 और 8.12 जो बॉक्स है उसको इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो इसमें ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस जीबी पंत ने करे थे। अपनी जो स्पीच उन्होंने दी थी और जब उन्होंने वो एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही थी फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ के लिए, जब तब उन्होंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस करे थे। तो उनका ये कहना था कि अगर जैसे कोई भी टीम होती है, तो अगर मान लिया आप स्पोर्ट्स की टीम ही क्यों ना ले लें, तो जो स्पोर्ट्स की टीम की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करती है, जो वीकेस्ट कितने वीक हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई टीम है 11 लोगों की जो टीम है उसमें 2 स्ट्रॉन्ग हैं और अगर 9 वीक हैं तो वो टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी, क्योंकि जो किसी भी टीम की स्ट्रेंथ है वो वीकेस्ट मेंबर से उसको जज करा जाता है, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से। तो अगर हम किसी टीम को देखते हैं तो हम सोचते हैं इसमें कितने खराब खिलाड़ी हैं या फिर कितने, तो खराब खिलाड़ी ज्यादा होंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये टीम अच्छी नहीं है। तो उन्होंने इनका यही कहना था कि इसीलिए जितने भी डिप्रेस्ड क्लास हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, इन लोगों को उठाना बहुत जरूरी है अगर हम अपने समाज को एक अच्छा समाज, एक स्ट्रॉन्ग समाज बनाना चाहते हैं। अब ये 8.12 है, ये बताता है कि जो लोग जो नेहरू जी के समय पे जो पैदा हुए थे और जो अपर कास्ट के लोग थे, तो उन लोगों के मन में ये कास्ट की जो भावना है वो ज़्यादा है, लेकिन जो आजकल के जो लोग जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के मन में ये कास्ट नाम की चीज़ शायद कहीं पे भी नहीं है। और शायद कहीं पे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे शादी ब्याह, उसमें ज़रूर ये लोग सोचते होंगे, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो ये कास्ट नाम की चीज उनकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ये जो बेसिक चीज है ये शायद जो अपर कास्ट के लोग हैं उन लोगों के दिमाग में ज्यादा होती होगी, लेकिन जो अर्बन क्लास, अर्बन जो एरिया है वहां पे इतनी होमोजेनिटी आ गई है लोगों के बीच में कि कास्ट नाम की चीज गायब ही हो गई है समाज से। और ये इसी तरीके से है, बोल रहे हैं कि ये ऐसा ये जो जो कास्ट आइडेंटिटी है वो ऐसा इशू होना चाहिए कि उसमें सब कोई बराबर हो, जिसमें कि कोई भी अपर कास्ट ना हो। और अगर सभी लोग अपर कास्ट के हो जाए, सभी लोग अपर कास्ट के ही माने जाएं, तो ये जो कास्ट का इशू है वो ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से अगर हम सब लोग अपने भारत में रहते हैं तो हम भारतीय कहलाते हैं और हम लोगों को जो पहचान होती है वो हम लोगों की सेम होती है, और हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे को नहीं बोलते तुम भारतीय हो, तुम भारतीय हो, तुम भारतीय, ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरी पहचान जरूरत हो जाती है जब हम बाहर जाते हैं और लोग हमको इंडियन बोलते हैं तो हम उससे नोट होते हैं। ऐसे ही कास्ट भी होनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, समान हो, सब एक ही कास्ट के माने जाएं। और यह पहचान जैसे कि नेशनैलिटी है, हम लोग एक दूसरे को नहीं बताते रहते, वैसे ही ये भी हो जाना चाहिए। अब इसी तरीके से ये जो सोशल मूवमेंट है इसका जो 5th पार्ट है वो खत्म होता है। जैसे कि हम आपको बताते आए हैं कि हम लोग सीबीएसई ई जोन में कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों उतने ज़्यादा आपको प्रोवाइड करे जाएं और बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते ही होंगे कि इसमें जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो शायद कहीं और नहीं मिल रहा होगा। इसके साथ साथ बच्चों का हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती थी कि उन लोगों को नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए अभी हमने ब्लॉग एक शुरू ही किया है अभी अभी, और जिसमें कि हम धीरे धीरे आप लोग के एग्जाम्स के आते आते उसमें सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं सब्जेक्ट्स के वो डालते हम जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने क्लास 10th के भी सब्जेक्ट्स में एजुकेशन शुरू करी है और क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम भी करेंगे और इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन भी है। जितने आपके जानकार हैं आप प्लीज उनको बताइए इस चैनल के बारे में, ज्यादा से ज्यादा इसके लोग जान पाएं। और आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप जब भी इस सीबीएसई ई जोन से अटैच हों तो आप अपना सब्जेक्ट्स जरूर डालिए, जिससे कि हमको ये समझ में आए कि हमको कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके हमको उसको प्रेजेंट करना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।